हेलो मैम, हियर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कॉग्निटिव थेरेपी। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से पर्सन को डिस्ट्रेस अराइज होता है जब पर्सन अपने साइक में इररेशनल थॉट्स, इररेशनल बिलीफ डेवलप कर लेता है तो उसे डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं, उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है। दूसरी एक चीज और बताई थी मैंने आपको इसमें कि जब पर्सन अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को कैरी करता है एडल्टहुड तक और वो एक्सपीरियंसेस फॉल्टी एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो उन एक्सपीरियंसेस का क्या करता है, अपने माइंड में कोर स्कीमा डेवलप कर लेता है, एक आउटलाइन बना लेता है जो उसे डिस्ट्रेस कोज करती है, जो उसे एंजाइटी और डिप्रेशन में ले जाती है। ये मैंने आपको विद एग्जांपल डिटेल में एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो लेक्चर में। आप पूरा वीडियो लेक्चर ध्यान से देख लेना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है वो लोग क्या मानते हैं डिस्ट्रेस का कारण, वो क्या बिलीव करते हैं कि देखो, जो पर्सन को डिस्ट्रेस अराइज होता है, पर्सन को जो डिप्रेशन आता है, एंजाइटी अराइज होती है, वो होती है पर्सन को लोनलीनेस की फीलिंग की वजह से। जब पर्सन अपने किसी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाता तो उसे फीलिंग होती है एलिनेशन की। जब पर्सन लाइफ का मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि उसके लाइफ का क्या पर्पस है, वो यहाँ प्रेजेंट है तो क्यों प्रेजेंट है, तो उसे फीलिंग होती है डिप्रेशन की, वो डिस्ट्रेस में चला जाता है। जब पर्सन अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव नहीं कर पाता तब उसे डिस्ट्रेस अराइज होता है। देखो, मेन जो रीजन है लाइफ का वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करना। जैसे फूड और वाटर नेसेसरी है लाइफ के लिए, इसी तरह से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी नेसेसरी है। जब पर्सन को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव नहीं होता है तो उसे इरिटेशन होती है। जब वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव कर पाता है, जो ऑब्स्टेकल्स उसके रास्ते में आते हैं उन्हें ओवरकम नहीं कर पाता है तो उसे इरिटेशन होती है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो देखो, आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, डिस्ट्रेस अराइजेस ड्यू टू फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। लोनलीनेस में क्या होता है कि पर्सन इंट्रोवर्ट बन जाता है, वो किसी के साथ भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करता, अपने इमोशंस वो किसी को नहीं बताता। वो क्या करता है, एकांत में रहना शुरू कर देता है, वो सोशली विड्रॉन हो जाता है, सोसाइटी से वो बिल्कुल रिलेशंस खत्म कर देता है। ना उसके कोई फ्रेंड्स होते हैं, ना कोई रिलेटिव्स होते हैं, वो अकेला रहना पसंद करता है, बिल्कुल आइसोलेशन में चला जाता है। तो जब पर्सन को इस तरह की प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है तो उसे डिस्ट्रेस अराइज होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी फील होती है और उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है। क्लियर? सेकंड पॉइंट इज फीलिंग ऑफ एलिनेशन। देखो, फीलिंग ऑफ एलिनेशन में क्या होता है कि पर्सन को ऐसे लगता है जैसे मैं तो इस दुनिया का हूं ही नहीं, मेरा तो यहाँ कोई है ही नहीं। उसको बिल्कुल परायापन महसूस होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेंज फील करता है, वो इस एनवायरनमेंट में अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। वो एकदम गुमसुम सा बैठा रहता है, ना किसी से बात करता है, ना किसी से वो अपने व्यूज शेयर करता है, वो बिल्कुल एकांत में रहता है। एलिनेशन का मतलब यही होता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेंज फील करता है, जैसे जो एलियन होते हैं उसे इस तरह से फील होता है, मैं तो इस जगह का हूं ही नहीं, मैं तो किसी दूसरी जगह से आया हूँ, मेरा तो यहाँ कोई अपना है ही नहीं। उसको अपनापन कहीं नजर नहीं आता है, जो भी उसके रिलेटिव्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, सब उसको पराये लगते हैं। तो जब एलिनेशन की फीलिंग बढ़ जाती है तो पर्सन को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इनएबिलिटी टू फाइंड लाइफ मीनिंग। देखो, इसमें क्या होता है कि पर्सन को ये नहीं पता होता कि वो यहाँ प्रेजेंट है तो क्यों प्रेजेंट है। उसको अपनी लाइफ का मीनिंग पता ही नहीं होता, उसको अपने एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता होता, उसको लाइफ का पर्पस नहीं पता। देखो, हम सब यहाँ प्रेजेंट हैं तो किसी न किसी पर्पस से हैं। जब इंसान का जन्म होता है तो वो यहाँ धरती पर किसी न किसी पर्पस से आता है, कोई ना कोई उसका पर्पस लाइफ में जरूर होता है, तभी भगवान ने उसको यहाँ धरती पर भेजा है। लेकिन जब पर्सन को लाइफ का पर्पस समझ में नहीं आता कि वो यहाँ प्रेजेंट है तो क्यों है, तो उसकी लाइफ एमलेस लाइफ बन जाती है और वो पर्सन डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, उसको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि इस सिचुएशन में वो आइसोलेटेड फील करता है, वो इंट्रोवर्ट बन जाता है, वो लाइफ को मीनिंगलेस समझता है। तो जो ह्यूमनिस्टिक हैं, इनके अकॉर्डिंग
जो डिस्ट्रेस का मेन कारण है वो 3 चीजें हैं। देखो, फर्स्ट है फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस, सेकंड रीजन इज फीलिंग ऑफ एलिनेशन एंड थर्ड रीजन इज व्हेन ही इज अनेबल टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। जब पर्सन को पता ही नहीं कि मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ तो क्यों प्रेजेंट हूँ, तो उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इनेट नीड टू ग्रो इमोशनली। देखो, इनेट का मतलब क्या होता है? इनेट का मतलब होता है इनबोर्न क्वालिटीज। हर पर्सन में कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज होती है, कुछ इनेट पावर होती है, कुछ इनेट फोर्स होती है जो उसे मोटिवेट करती है, जो उसे इमोशनली ग्रो करने के लिए मोटिवेट करती है, एनर्जेटिक फील कराती है। हर पर्सन अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, लेकिन उसके लाइफ में बहुत सारे ब्लॉक्स आ जाते हैं, उसके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और जब वो उन ब्लॉक्स को रिमूव करने में अनेबल हो जाता है, जब वो ब्लॉक्स को रिमूव नहीं कर पाता, उनको ओवरकम नहीं कर पाता, तो वो डिप्रेस हो जाता है, वो इरिटेटेड फील करता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन बीइंग इज मोटिवेटेड फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो, ह्यूमन बीइंग किस लिए मोटिवेटेड होता है? उसका मोटिवेशन का मेन रीजन होता है उसका पर्सनल ग्रोथ, उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना। देखो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब मैंने पर्सनालिटी का चैप्टर एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड इज सेफ्टी नीड, थर्ड इज बिलोंगिंगनेस नीड, फोर्थ इज एस्टीम नीड एंड फिफ्थ एंड टॉप मोस्ट पोजिशन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देखो, ह्यूमन की ये डिजायर होती है कि वो 5 नीड सेटिस्फाई करना चाहता है अपनी लाइफ में, हर स्टेज पर वो सक्सेस अचीव करना चाहता है। जब उसकी फर्स्ट नीड सेटिस्फाई हो जाती है, फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आते हैं, जब पर्सन को ये चीजें अवेलेबल हो जाती है तो वो अपनी सेफ्टी के बारे में कंसर्न हो जाता है, वो सेफ्टी के बारे में सोचता है, अपनी लाइफ की सेफ्टी के बारे में, अपनी जॉब की सेफ्टी के बारे में। जब पर्सन की सेकंड नीड भी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो थर्ड पर मूव करता है, दैट इज बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस नीड में क्या करता है कि वो रिलेशंस डेवलप करने शुरू करता है, वो अपने फ्रेंड्स बनाता है, अपने रिलेटिव्स में अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस बनाता है। और फोर्थ नीड आती है एस्टीम नीड। उसमें क्या होता है कि पर्सन को एक सोशल स्टेटस, सोशल रिकॉग्निशन की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, थर्ड नीड तो हर पर्सन की सेटिस्फाई हो जाती है, हर पर्सन थर्ड नीड तक एक्वायर कर लेता है अपनी लाइफ में, लेकिन मेन नीड शुरू होती है फोर्थ एंड फिफ्थ नीड। फोर्थ नीड है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में क्या होता है कि पर्सन को सोसाइटी में एक हाई स्टेटस की रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहता है कि हर कोई मुझे पहचाने, हर कोई मेरा रिस्पेक्ट करे। और जो फिफ्थ नीड है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि उसको रियलाइज होता है कि अपना हाईएस्ट पोटेंशियल उसने अचीव कर लिया। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है ये टॉप मोस्ट लेवल की नीड होती है, हर पर्सन इस नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है। और जब पर्सन अनेबल हो जाता है इस नीड को सेटिस्फाई करने में तो उसे इरिटेशन फील होती है, वो डिप्रेस हो जाता है, वो एंजाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि जैसे फूड और वाटर की रिक्वायरमेंट हमें होती है, ऐसे ही हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप कैसे डिफाइन करेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज एन इनबोर्न फोर्स that moves the person to be complex, balanced and integrated। देखो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक इनबोर्न फोर्स है, यानी हमारे अंदर ये एक इनर पावर है, ये आउटर फोर्स नहीं है, ये इनबोर्न क्वालिटी है, इनहेरेंट क्वालिटी है जो हर पर्सन के पास अवेलेबल होती है। ये एक इनबोर्न क्वालिटी है जो पर्सन को मूव करती है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, towards achieving the position of self actualization। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब हम अचीव करते हैं तो देखो, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती है। देखो, लाइफ में बहुत तरह के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर अप एंड डाउन को हमें बैलेंस करना होता है।
उनको बैलेंस करने के बाद हमें एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में उसे अचीव करना होता है। तो यहाँ पर तीनों चीजें आएगी, कॉम्प्लेक्स, बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेशन। तीनों चीज जब पर्सन अचीव कर लेता है तो उसे एक कंप्लीट पर्सन का रियलाइजेशन होता है। देखो, हर पर्सन कंप्लीट पर्सन नहीं होता। जिस पर्सन को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक अचीव हो जाता है वो पर्सन कंप्लीट पर्सन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसको हर स्टेज पर सक्सेस अचीव हुआ है। देखो, सक्सेस की डिजायर हर पर्सन को हर स्टेज पर होती है। जैसे ही फर्स्ट स्टेज शुरू होती है और 5th स्टेज तक हर पर्सन की यही डिजायर होती है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाए, लेकिन हर पर्सन को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव नहीं होता। वो सिर्फ बिलोंगिंगनेस नीड तक आकर ही रुक जाता है। जो लास्ट की 2 स्टेजेस हैं, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये हर किसी को अचीव नहीं होता। जब अचीव नहीं होता तो पर्सन को इरिटेशन होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है और पर्सन आइसोलेशन में चला जाता है। पर्सन इंट्रोवर्ट बन जाता है। वो अपने एक्सपीरियंसेस किसी के साथ शेयर नहीं करता, अपने इमोशंस वो किसी को बताता नहीं है और इसका फाइनली रिजल्ट क्या होता है? पर्सन को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। उसको डिस्ट्रेस की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। समझ में आया? ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ह्यूमन गेट्स डिप्रेस्ड व्हेन नीड्स आर कट, ब्लॉक्ड बाय फैमिली और सोसाइटी। देखो, कई बार क्या होता है कि हमारी नीड्स को हमारे फैमिली मेंबर्स कर्ब कर देते हैं। कर्ब का मतलब क्या होता है? रोक देना, उनमें ब्लॉक्स डाल देना, उनमें हर्डल्स क्रिएट कर देना। दूसरा, सोसाइटी भी कई बार ये रोल प्ले करती है कि हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिक्वायर फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन। देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हमें अपने इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस करने चाहिए। जब भी हमारे जो भी इमोशंस होते हैं वो अगर हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो हमें क्या होता है? डिप्रेशन फील होता है, एंजाइटी फील होती है और पर्सन को नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो जाती है, उसका नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। दूसरा, वो पर्सन इरिटेटेड हो जाता है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि हम फैमिली के डर की वजह से या सोसाइटी के डर की वजह से अपने इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, अभी एक टीवी सीरियल चल रहा है, क्यों उठे दिल छोड़ आए। उसमें एक लड़की है अमृत, वो अपने इमोशंस अपने बाबूजी के सामने फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। वो कहानी लिखती है, लव स्टोरीज लिखती है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी छिपाती है अपनी फैमिली से। वो रांझन के नाम से कहानी लिखती है। उसको किस चीज का डर है? उसे ये डर है कि अगर उसके बाबूजी को पता लग जाता है कि रांझन अमृत ही है तो उसके बाबूजी उसके खिलाफ हो जाएंगे, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ रिजल्ट क्या होता है कि जब हम अपने इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने पेरेंट्स के सामने, सोसाइटी के सामने, तो हम हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाते हैं और अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव नहीं कर सकते, तो रिजल्ट क्या होता है? नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो जाती है, पर्सन को इरिटेशन होता है और फाइनली उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली एंड सोसाइटी कर्व फ्री इमोशन एज फियर दैट इट कैन हार्म सोसाइटी। देखो, कई बार क्या होता है, फैमिली मेंबर्स को पता होता है बच्चे के टैलेंट का, सोसाइटी को पता होता है बच्चे के टैलेंट का, लेकिन वो कर्व कर देते हैं उसके इमोशंस को। कर्व करने का मतलब क्या हुआ? वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर देते हैं, वो रोक देते हैं, वो हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं, ब्लॉक्स क्रिएट कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे के अंदर टैलेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन फैमिली उस चीज को दबा देती है कि कहीं सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट ना करे। देखो, आपने टीवी पर बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे जो सिंगिंग और डांसिंग के आते हैं। उसमें जो कंटेस्टेंट आते हैं वो बताते हैं कि आज भी उनके एरिया में सिंगिंग और डांसिंग को एज अ गुड प्रोफेशन कंसिडर नहीं किया जाता। आज भी हमारे रूरल एरियाज में सिंगिंग और डांसिंग को एज अ गुड प्रोफेशन कंसिडर नहीं करते। इसलिए जिन बच्चों के अंदर ये टैलेंट है, जो बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, बहुत अच्छे डांसर बन सकते हैं, उन्हें कर्व कर देती है फैमिली, उन्हें कर्व कर देती है सोसाइटी। फैमिली मेंबर्स को ये डर होता है कि अगर मेरा बच्चा सिंगर बन जाता है या डांसर बन जाता है तो लोग क्या कहेंगे।
यहाँ लोगों का डर होता है, दूसरों का डर होता है कि वो क्या कहेंगे हमारे बच्चे के बारे में। तो यहाँ क्या होता है कि बच्चे के टैलेंट को दबा दिया जाता है, उसके अंदर जो इनहेरेंट क्वालिटीज होती है, जो पोटेंशियल होता है, उसको दबा दिया जाता है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चा आइसोलेशन में चला जाता है, उसको लोनलीनेस की फीलिंग होती है और वो डिप्रेस्ड हो जाता है, वो एंजाइटी फील करता है और रिजल्टेंट उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कर्व लीड्स टू डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर एंड नेगेटिव इमोशंस। देखो, जहाँ कर्व्स आएंगे, किसी भी डिजायर के लिए अगर कर्व्स क्रिएट किए जाते हैं, ब्लॉक्स क्रिएट किए जाते हैं, तो वहां पर नेगेटिव बिहेवियर हो जाएगा, नेगेटिव इमोशंस डेवलप होंगे और वहां बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर एक बच्चा जो सिंगर बनना चाहता है, आप उसे मैकेनिकल इंजीनियर बना देते हैं, तो वो वहां कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसके नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो जाएंगे, उसको लाइफ एमलेस लगने लग जाएगी, उसको जीवन का कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिटीज थी उन्हें दबा दिया गया और दूसरी क्वालिटीज उसके ऊपर जबरदस्ती थोपी गई हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पर्सन को डिप्रेशन अराइज होता है। क्लियर? अब देखो, अब हम बात करते हैं हीलिंग थेरेपी की। हीलिंग थेरेपी का मतलब ये हुआ कि जब पर्सन को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, जब उसे डिस्ट्रेस अराइज हो जाता है, तो उसे हील करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये क्रिटिकल सिचुएशन में एंटर कर जाता है। तो हीलिंग थेरेपी में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो उन्हें एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां पर वो अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं और यहाँ क्लाइंट के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। यहाँ क्लाइंट को पता लग जाता है कि कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं, कौन से कर्व्स हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, मुझे सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं करने दे रहे। वो उन कर्व्स को रिमूव करता है, उन ऑब्स्टेकल्स को, उन ब्लॉक्स को हटा करके, ओवरकम करके वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करता है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इसे? थेरेपिस्ट क्रिएट्स परमिसिव, एक्सेप्टिंग एंड नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट इन विच बैलेंस इंटीग्रेशन इज अचीव्ड। देखो, यहाँ पर जो थेरेपिस्ट होता है ये क्लाइंट को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो परमिसिव हो, यानी वो परमिशन देता है उसे कि आपके जो भी इमोशंस है आप फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, जो आप खुले एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने फैमिली मेंबर्स के सामने, सोसाइटी मेंबर्स के सामने, आप यहाँ फ्रीली उन चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग में क्या आएगा कि वो हर चीज एक्सेप्ट करता है जो उसका क्लाइंट उसे बोलता है, हर बात वो ध्यान से सुनता है विदाउट इंटरप्टिंग, उसको किसी तरह का इंटरप्शन नहीं करता, किसी तरह की वो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता कि आप इस तरह से इस बात को नहीं कहेंगे। नेक्स्ट इज नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल में क्या आएगा कि वो किसी तरह का जजमेंट नहीं देता। यहाँ जो थेरेपिस्ट है वो किसी तरह का जज नहीं करता अपने क्लाइंट को, जो क्लाइंट बोल रहा है वो नॉन जजमेंटल वे से सुनता है। यानी जो क्लाइंट ने बोल दिया कि सपोज मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, तो वो ये नहीं कहेगा कि ये सिंगर बनना तो गलत है, आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। क्लाइंट जो भी बोल रहा है वो नॉन जजमेंटल वे से सुन रहा है। तो ऐसा एनवायरनमेंट वो क्रिएट करता है जहां पर क्लाइंट फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है अपने इमोशंस और वो सिचुएशन को बैलेंस कर सकता है, इंटीग्रेट करके वो अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव कर लेता है। क्लियर? अब देखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लाइंट हैज फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल द बिहेवियर, सक्सेस ऑफ थेरेपी इज डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट। देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट से कहता है कि आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे इस थेरेपी के सक्सेस के लिए। थेरेपिस्ट क्लाइंट को फुल फ्रीडम देता है, वो उसके बिहेवियर को कहीं भी कंट्रोल नहीं करता, कहीं भी रोकता नहीं है। वो कहता है कि आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, किस तरह से आपको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं आपको कहीं नहीं रोकूंगा, कहाँ आपको रुकना है, कहाँ तक आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, ये आपको खुद जज करना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है थेरेपिस्ट इज मियरली अ गाइड और एज अ फैसिलिटेटर। देखो, यहाँ थेरेपिस्ट का जो लीड रोल होता है वो एज अ गाइड होता है, एज अ फैसिलिटेटर होता है। वो सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को, वो एक एनवायरनमेंट देता है, एज अ गाइड वो काम करता है। वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ एक ऐसा एटमॉस्फेयर देता है अपने क्लाइंट को जिसमें वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, उसको किसी तरह की कोई हेजिटेशन ना हो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। लास्ट पॉइंट इज एम ऑफ थेरेपी इज टू एक्सपेंड क्लाइंट अवेयरनेस एंड हीलिंग टेक्स प्लेस।
देखो यहाँ पर जो इस थेरेपी का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है, ये यही है कि क्लाइंट की अवेयरनेस को एक्सपेंड करना, इंक्रीज करना, उसको उस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर करवाना जो उसके सक्सेस के बीच में आ रही थी। यानी जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, अब क्लाइंट उनको इजिली परसीव कर पा रहा है कि क्या प्रॉब्लम थी जो मेरे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हिंड्रेंस बन रही थी। तो यहाँ उसको अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है और अवेयरनेस क्रिएट होने के बाद वो अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव कर लेता है। उसकी जो डिसऑर्डर है, उसको जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाती है और वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच जाता है। क्लियर? होपफुली आपको ह्यूमनिस्टिक थेरेपी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ये तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लोगोथेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एंड गेस्टाल्ट थेरेपी। क्लियर? देखो कंटिन्यूटी में मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते रहना। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। होपफुली पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।